था कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है। और जब भी हम कंपनी को टैली में क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो मैंने बताया था, तो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक, ठीक है। और इस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमें क्या करना पड़ता है, हमने जितने भी अकाउंट्स हैं उसको मैनेज करना पड़ता है, फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में उसे मैनेज करना पड़ता है, और इसी तरीके से उसकी हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। और तैयार करने के बाद उस रिपोर्ट को हमें क्या करना पड़ता है, फिर उसे हम उसका ऑडिट कराते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ताकि हमें ये पता चल पाए कि हमारा इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, तो इसकी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इसका ट्रेडिंग बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, है ना। तो अभी तक मैं आपको करा रहा हूँ कि टैली में सबसे पहले हम जब भी कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं, है ना, तो कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कंपनियां होती कितने प्रकार की। तो मेनली जो 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक अकाउंट ओनली और एक होती है अकाउंट इन्वेंट्री, है ना। इन्वेंट्री में क्या है, तो इन्वेंट्री में आपके जैसे गोडाउन हो गए, स्टॉक्स हो गए, ये चीज़ें सारी एनेबल की जाती हैं। और अकाउंट्स ओनली में केवल अकाउंटिंग का काम किया जाता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल अकाउंटिंग में मेनली आपको लेजर्स वगैरह जो मेंटेन करने होते हैं, है नहीं, आपकी कितनी फ़ी आई है, कितनी गई है, इस चीज़ों को देखना होता है, तो आप उसे स्कूल अकाउंटिंग में कर सकते हो, है नहीं। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं और हर फील्ड में जाने के ऑप्शंस होते हैं। तो इसी तरीके से टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन सभी के लिए अवेलेबल है और उसमें इजीली काम किया जा सकता है नहीं। और तो सबसे पहले मैंने जब बताया था कि टैली के द फाउंडर ऑफ टैली वॉज श्याम सुंदर गोयनेगे, और टैली जो है वो इंडिया में ही बनाया गया, मैन्युफैक्चर्ड हुआ, और आज जो टैली का जो यूज़ हो रहा है 197 कंट्रीज जो है प्रेजेंटली टैली का यूज़ कर रही हैं। तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो मार्क ERP 9 हो या फिर आप सॉपर में काम कर रहे हो या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, तो आपके लिए वर्क करना इजी हो जाता है और आप इजीली दूसरे सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर पाते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी बनानी पड़ती है ना। और कंपनी बनाने के बाद मान लेते हैं आपने कोई कंपनी क्रिएट की है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद आप उस कंपनी में कुछ इंटरचेंज करना चाहते हो। मान लेते हैं मैंने कोई कंपनी क्रिएट की और गलती से ऐसा हो गया कि मैंने कंपनी बनाई थी किसी भी नाम से, XYZ किसी भी नाम से, और मैं चाहता हूं कि भाई मुझे उस कंपनी में कुछ इंटरचेंज करने हैं या उसका एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए हम अल्टर कंपनी का यूज़ करते हैं, यानी। और अल्टर के लिए जो शॉर्टकट कीज होती है वो होती है ऑल्ट के। तो आप अपने पास नोट कर सकते हैं कि ऑल्ट के फॉर अल्टर कंपनी, यानी कि अल्टर कंपनी, चेंज द कंपनी एड्रेस, चेंज द कंपनी नेम, है नहीं, चेंज द फाइनेंशियल ईयर। तो आप इसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को आप अल्टर कर सकते हैं और आप उसमें सुधार कर सकते हैं और उसके बाद उसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद होता है आपका स्प्लिट कंपनी। तो आपको मेन चीज़ें इसमें कमांड्स जो है वो उनका ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम कंपनी को अल्टर करें, किस तरीके से हम कंपनी को स्प्लिट करें। तो स्प्लिट कंपनी की जो कमांड होती है वो होती है Alt-Y। और स्प्लिट क्यों करते हैं हम डाटा को? स्प्लिट करने की इसीलिए ज़रूरत पड़ती है, मान लेते हैं आपकी एक ब्रांच है और आपकी एक ब्रांच मद्रास में है, दूसरी आपकी मुंबई में है, तीसरी आपकी कैलकाटा में है, चौथी आपकी देहरादून में है। तो यहाँ पर मेन आपकी कंपनी कहाँ पर है? मद्रास में। अब इसके आपको इसे स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टैली में Alt-Y करेंगे, और जैसे आप Alt-Y करेंगे आपकी जो एक कंपनी है उसकी सेकंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच स्प्लिटिंग के द्वारा क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। लेकिन जब आपकी स्प्लिट हो जाती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने अभी बताया था अल्टर कंपनी।
तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपने स्प्लिट तो कर ली कंपनी, लेकिन जब स्प्लिट हो चुकी है कंपनी, आप किसी भी कंपनी में इजीली जा सकते हो Alt F3 के द्वारा। Alt F3 फॉर सिलेक्टिंग कंपनी। आपको स्प्लिट कंपनी में उस जगह पे जाना है, इस पोजीशन पे जाना है जहां पर आपकी कंपनी स्प्लिट हुई है, तो उस कंपनी को सिलेक्ट करें, देन एंटर ऑन इट, तो आपकी कंपनी जो है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि वो ब्रांच ओपन हो जाएगी। अब आप उस ब्रांच में इजीली काम कर सकते हो, ठीक। लेकिन हमें स्प्लिट करने के बाद हमें उसका एड्रेस भी चेंज करना पड़ता है। तो एड्रेस आपने स्प्लिट तो कर लिया, लेकिन उसका एड्रेस तो सेम है, तो उस एड्रेस को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको अल्टर करना पड़ेगा, यानी कि Alt Y करना पड़ेगा, और उसके बाद हम उन स्प्लिट कंपनी जो आपकी स्प्लिटेड है कंपनी, उनका एड्रेस जो है आप चेंज कर देंगे, और चेंज करने के बाद उनको सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो कंपनी को स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद हमने क्या किया, उनका एड्रेस चेंज किया। अब हमें कंपनी को स्प्लिट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम कंपनी को स्प्लिट क्यों करें? आप बोलेंगे सर हम नई कंपनी जो बना लें, मैं देहरादून में हूँ तो मैं नई कंपनी बना लूँ, अगला बंदा दिल्ली में है और एक और कंपनी बना दे, मैं स्प्लिट क्यों करूँ कंपनी को? भाई जितनी भी कंपनी होती हैं वो एक नेट से जुड़ी होती है, जिसको बोलते हैं सर्वर। किससे जुड़ी होती है? सर्वर। सर्वर से जुड़ी हुई। और सर्वर से जब कंपनियां जुड़ी हुई हैं, तो जब आप अपनी हेड ब्रांच में किसी कंपनी को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो स्प्लिट करने के बाद इसकी जो ब्रांच का जो डाटा होता है वो ऑनलाइन इस वाली ब्रांच में, यानी ये कंपनी जो है यहाँ पर क्रिएट हो गई है, और इसकी अगली ब्रांच यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होने के बाद मान लेते हैं इसकी एक कंपनी ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी, यानी कि 1 2 3 4 ब्रांच है, और आपने चारों ब्रांचों को स्प्लिट किया हुआ है। लेकिन आप जो भी आप इसमें इस स्प्लिटिंग ब्रांच में जो कुछ भी आप करते हो, चाहे आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी इन्वेंट्री वर्क कर रहे हो, या कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, आप ट्रांसफर कर रहे हो, ई-वे बिल रिलीज कर रहे हो, जब ऑडिट होता है, तो ऑडिट होने के बाद जब ऑडिटर आप ना तो इस कंपनी को पकड़ेगा, ना इसको पकड़ेगा, ना इसको पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा? एक ब्रांच को, मेन ब्रांच, यानी मेन ये है। मान लेते हैं आपका इंस्टीट्यूट है, आपके इंस्टीट्यूट की 4 ब्रांचें खुली हुई है, तो ऑडिट कहाँ होगा? फर्स्ट ब्रांच में, यानी कि मेन ब्रांच में। यानी कि जो भी आपने कोई सेकंड कंपनी ने अगर कोई स्कैम कर दिया, कोई घोटाला कर दिया, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ए। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ए होगा। यानी कि आप जो कुछ भी यहाँ पर आपने कुछ भी कर लिया, तो पकड़ा कौन जाएगा? ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसका जितना भी डाटा होता है ये यहाँ से सीधे आपका ए की तरफ, यानी कि चाहे वो एक इंस्टीट्यूट हो या 2 हो या 10 हो, उनका सारा रिस्पॉन्सिबल एक इंस्टीट्यूट जो मेन ब्रांच होती है उसकी जिम्मेदारी होती है उसका ऑडिट कराना, उस इंस्टीट्यूट को देखना या प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ए होगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी जो कंपनी होती हैं वो काम करती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी चाहे देहरादून में भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, सारा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जितने भी कंपनियाँ आ रखी हैं ये सारे बाहर से आ रखी हैं। क्यों आ रखी हैं? क्योंकि ये इनका 10 साल 15 साल टैक्स फ्री है, और टैक्स फ्री की वजह से यहाँ पर स्टेबल हो रखी हैं कंपनियाँ। लेकिन ये कंपनियाँ स्टेबल तो हो रखी हैं, लेकिन ये किसी ना किसी कंपनी की ब्रांचेज हैं, ये मेन कंपनियां नहीं हैं, ठीक। अगर कोई कंपनी नोएडा होगी तो उसकी यहाँ पर ब्रांच खुली है, कोई कंपनी गोवा में है, गोवा दमन में है, तो उसकी ब्रांच यहाँ पे, आपने ओलिव नाम से कंपनी सुनी होगी, तो उसकी ब्रांच यहाँ पे खुली हुई है। इसी तरीके से इप्का है तो उसकी कहीं और मुंबई में है, उसका हेड ऑफिस मुंबई, यानी कि हेड ऑफिस में यहाँ की जितनी भी इंफॉर्मेशन हो रही है वो कहाँ जा रही है? हेड ऑफिस में। यानी कि शाम को आपको क्या करना पड़ता है? मान लेते हैं आप एक अकाउंटेंट हो, या मान लेते हैं आप एक प्रोडक्शन में
आप काम कर रहे हो तो उसका सारा डाटा आपको कहाँ देना पड़ेगा? हेड ऑफिस में, यानी श्याम को आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा अपना सारा डाटा, आपने जितना भी वर्क किया है पूरे दिन भर में उसको सब कुछ आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर बैठा हुआ डायरेक्टर आपकी पूरी एक्टिविटीज को नोट कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो कंपनी में हैं और वो घर में काम कर रहे हैं, तो वो घर में कैसे काम कर रहे हैं, देखो मैं बताता हूँ आपको कि घर में काम कैसे किया जाता है। मान लेते हैं आप एक कंपनी में हो और उस कंपनी में आप अकाउंट देख रहे हो। क्या देख रहे हो? अकाउंट देख रहे हो, अकाउंट डिपार्टमेंट। मुझे इस अकाउंट्स का काम घर पे करना है तो मैं कैसे करूँ? क्लाउड से भाई एक सॉफ्टवेयर आता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है क्लाउड एनीडेस्क। इस सॉफ्टवेयर का नाम है एनीडेस्क और इस सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर देंगे। कंपनी में रखा हुआ जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें भी ये एनीडेस्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ठीक। अब जब ऑफिस खुलेगा तो ऑफिस खुलने के बाद मुझे काम स्टार्ट करना है। मान लेते हैं कंपनी का टाइम है 9 बजे, भाई 9 बजे कंपनी खुलनी है, तो 9 बजे वहाँ पर जो भी स्टाफ होगा वो आपके एक सिस्टम को जो आप ही के लिए है बनाओ उसको ऑन कर देगा और ऑन करने के बाद इस एनीडेस्क को ओपन कर देगा। एनीडेस्क आपसे मांगता है आपका आईपी एड्रेस और यूजर आईडी, आईपी एड्रेस एंड यूजर आईडी, यानी कि यहाँ ये इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के द्वारा, यानी कि कंपनी आपको एनीडेस्क पे यूजर आईडी और आपका इसका जो एनीडेस्क का जो आईपी एड्रेस है वो इससे इंटरकनेक्ट होगा दूसरे सिस्टम से। किससे? एनीडेस्क जैसे इसमें भी लगा हुआ है और आप घर पे हो, इसमें भी आपने एनीडेस्क को इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका यूजर आईडी कंपनी पे जाएगा, कंपनी का यूजर आईडी घर वाले पे जाएगा और ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाएगा। अब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। अब इस एनीडेस्क का काम होता है स्क्रीन को शेयर करना। शेयर करना मतलब आप जो कुछ भी काम कर रहे हो वो सारा स्क्रीन जो है वो दूसरे सिस्टम पे चला जाता है। अब कंपनी में रखा हुआ सिस्टम जो ऑन है उसकी सारी स्क्रीन कहाँ चली जाएगी? आपके घर वाले कंप्यूटर पे, और घर वाले कंप्यूटर पे चली जाएगी। आपका कंप्यूटर खुला हुआ है, चाहे लैपटॉप हो, आप काम करना शुरू कर दे, उनको दिखाई दे रहा है वहाँ कंपनी में, उनको वहाँ पर दिखाई दे रहा है आप क्या क्या काम कर रहे हो। ठीक। और इसी तरीके से इसको बोलते हैं, इसका काम होता है रिमोट एक्सेस का काम करना, यानी एक तरीके से। और यहाँ पर हम इसका यूज़ कंपनी में काम करने के लिए करते हैं। अब आपको घर पर तो रखा हुआ आपका सिस्टम, लेकिन डाटा कहाँ जा रहा है? कंपनी में जा रहा है नहीं? यानी कि कंपनी में आपका सारा डाटा कंपनी में जा रहा है और कंपनी से हेड ऑफिस में जा रहा है सर्वर के द्वारा, और इस तरीके से आप घर में काम कर पाते हो और आप एक अच्छी खासी सैलरी अकाउंटेंट की आप घर पे ले सकते हो। ठीक। तो ये तो मैंने आपको एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बताया कि किस तरीके से काम होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस सॉफ्टवेयर का गलत यूज भी कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपके मोबाइल पे एक सॉफ्टवेयर आता है, मैं बताना तो नहीं चाहूँगा, होस्ट आईपी होस्ट के नाम। अगर आपके सिस्टम में या आपके मोबाइल में इस तरीके का कोई सॉफ्टवेयर आए तो उसको बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक उठा देता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस मैं आपको बता दूं। आईपी एड्रेस क्या होता है? कंप्यूटर, जब आप किसी भी कंप्यूटर को, मान लेते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर आपका एक सर्वर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? सर्वर। यहां पर भी एक कंप्यूटर है, यहां पर भी एक कंप्यूटर है,
और यहाँ पर भी एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर एक सर्वर से जुड़ा हुआ है जो कि ऑनलाइन है। आपका कंप्यूटर पे भी नेट चल रहा है, वो भी ऑनलाइन है। इन सारे कंप्यूटरों में नेट चल रहा है, ये सारे कंप्यूटर ऑनलाइन है। मुझे इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करना हो तो मुझे क्या चाहिए? ये जो कंप्यूटर है इसका चाहिए मुझे आईपी एड्रेस। क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। मैं बिना आईपी एड्रेस से इस वाले कंप्यूटर को इससे कनेक्ट नहीं कर सकता। हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है। इस कंप्यूटर का अलग आईपी एड्रेस, उसका अलग, इसका अलग, इसका अलग और सबका अलग, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस। आपको इसका आईपी एड्रेस जैसे आप इसके आईपी एड्रेस को इसमें डालोगे, इसका आईपी एड्रेस आपने इसमें ले लिया और जैसे आपने इसका आईपी एड्रेस लिया इसका सारा डाटा इसमें आ जाएगा। जैसे कि हमने शायद पुराने बच्चों को पता होगा कि हमने यहाँ पर अपने एक सिस्टम से सारे कंप्यूटरों को इंटरकनेक्ट कर दिया था और इंटरकनेक्ट करने के बाद हम जब चाहें अपने लैपटॉप से उसको डाटा दें और जब चाहें तब वापस ले लें। आप बोलेंगे सर कि आपने इतने सारे ये सीपीयू क्यों लगा रखे, फिर ऐसे जो कर लो सर, आपका तो फायदा ही है। हाँ, हमने करके देखा, लेकिन हमने ये पाया, हमने क्या किया कि हमने थिंक लाइन ली डिवाइस जो मॉडेम और उससे इंटरकनेक्ट कर दिए सारे कंप्यूटरों को। हमने यहाँ पर एक डिवाइस लगानी पड़ती है मॉडेम को, जो कि इस तरीके के 8 पिन का कनेक्टर होता है और इसमें हम लगाते हैं RJ45 कनेक्टर इसमें लगता है और इससे हम इन सिस्टमों को इंटरकनेक्ट कर देते हैं और सर्वर से इसे इंटरकनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से हमने क्या किया कि ये सारे सिस्टम जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिए और ये सारे जितने भी आपके सीपीयू थे सारे हमने निकाल दिए। जब हमने यहाँ पे चलाना शुरू किया तो जब अगर ग्राफिकल सॉफ्टवेयर मान लेते हैं हम यहाँ पे डीटीपी में कोई वर्क कर रहे हैं या कॉरल में वर्क कर रहे हैं या टैली में वर्क कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसके लिए जो सर्वर है ना, वो सर्वर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सर्वर थोड़ा सा वीक है तो आपके सारे सिस्टम हैंग करने लग जाते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है उस चीज़ में। ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के लिए तो काफ़ी ठीक है कि आप यहाँ पर एक के साथ सारे इंटरकनेक्ट कर लो, लेकिन जब अगर हम ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर चलाएं तो पॉसिबल नहीं है कि वो ढंग से चल पाए। ये सारी चीज़ें साइबर कैफ़े वगैरह में आपने देखा ही होगा कि साइबर कैफ़े में ये नहीं होती। आपने देखा होगा आप वहाँ से प्रिंट आउट देते हो तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकल जाता है, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आप कहीं से भी प्रिंट आउट दो, आप कहीं से कुछ भी करो, किसी का भी डाटा यहाँ से यहाँ एक्सेस होकर यहाँ पे आ जाएगा। आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ वाले को पता है भाई आप कर क्या रहे हो, क्योंकि वहाँ यहाँ पर स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है कि फलाना फोर्थ कंप्यूटर में यहाँ पे सर्वर में डालूंगा, फोर्थ कंप्यूटर में हाँ कार्तिक क्या काम कर रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन ये एक लिमिट तक ही चलता है। अगर हम उससे ज़्यादा हाई लेवल के सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो ये सक्सेसफुल नहीं। आप 2-3 सिस्टमों को चला सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा सिस्टमों को आप उससे इंटरकनेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है, मैं IT वालों को वो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि जो हाई लेवल के सॉफ्टवेयर है मेरे यहाँ तो चले नहीं हैं, बाकी और कहीं चलते हों तो पता नहीं है मुझे। तो मैंने यहाँ पे करके देखा था और मेरा प्लान यही था कि मैं आगे यहाँ पर थिंक लाइन कनेक्शन लगाऊँ। तो मेरे पास अब कम से कम 5-6 डिवाइसें अभी भी घर पे पड़ी हुई हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकता है। मैंने जिनको कनेक्ट किया था और कनेक्ट करने के बाद मैंने ये पाया कि सॉफ्टवेयर जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे, तो मैंने सारी हटा दी है और उसकी जगह फिर मुझे वापस मदरबोर्ड और यूपीएस को असेंबल करके दोबारा से सेटअप बनाना पड़ा। ठीक है, तो आप साइबर कैफ़े वगैरह में कर सकते हो ये काम। कंप्यूटर सेंटर में तो आई थिंक चलता नहीं है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए।
टैली नहीं, टैली के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे नेटवर्किंग, उसके बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी में कहीं फंस जाओ, कहीं प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप उसे कैसे सॉर्ट आउट करोगे, है नहीं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरी बात चल रही थी आईपी एड्रेस से, तो इस तरीके से मैंने इन चीज़ों को किया था और फिर मुझे ये सारे कनेक्शन हटाने पड़े, तार भी हटानी पड़ी। कभी कभी ऐसा होता था कि तार हल्की सी लूज होगी तो सिस्टम बंद हो गया। अब ढूंढते हो कहाँ से लूज हो रही है तार, तो इसलिए मुझे वो हटाना पड़ा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था स्प्लिट कंपनी और अल्टर कंपनी के बारे में। और मैंने ये बताया कि आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो तो वो डाटा आपका क्या है, मेन कंपनी में जाता है और उसका आपको ऑडिट भी कराना पड़ता है। सारी चीज़ें, सारा रिस्पॉन्सिबल जो है आपकी मेन कंपनी होती है। इसके बाद आता है आपका डाटा बैकअप। बहुत ही अच्छा पॉइंट है डाटा बैकअप। तो डाटा बैकअप होता है आपका Alt+F3, सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, उसके बाद Alt+Y करेंगे, क्लिक ऑन बैक, यानी कि जैसे आप Alt+Y करने के बाद बैकअप पे क्लिक करेंगे तो बैकअप का मतलब है क्या। मेन देखो, अभी टैली का काम क्या है कि टैली हमेशा अपने जो वर्जन है ना वो चेंज करता रहता है, यानी कि अपनी चीज़ों में सुधार करता रहता है। तो टैली आपने देखा होगा कि टैली प्राइम अभी प्रेजेंटली चल रहा है। अब टैली प्राइम आपका 6.2 आया, फिर 6.3 आया, फिर 6.5, प्रेजेंटली 6.7। इस तरीके से टैली प्राइम चला और उसके वर्जन्स भी चेंज होते रहे। तो इसी तरीके से टैली प्राइम में भी वर्जन चेंज हुए। और जैसे जैसे वर्जन चेंज होते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है डाटा को माइग्रेट करना, यानी माइग्रेशन करना। माइग्रेशन का मतलब होता है जो आपने पुराना डाटा बनाया हुआ, अब भाई कोई बंदा है जो टैली ERP9 में काम कर रहा है, अब वो वही डाटा मेरे पास अभी अवेलेबल है और मैं अपने टैली में टैली प्राइम को अपडेट कर दूं तो क्या मेरा पुराना वाला डाटा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि चलेगा। तो मैं क्या करूं, मुझे सारा डाटा 1 साल का या 2 साल का मैं अकाउंटेंट को बिठाऊं, ये बोल लूँ भाई साहब आप बैठ जाइए यहाँ पे और आप इस 1 साल का डाटा यहाँ पे लगा बने रहे, यानी करते रहिए जितना सेल हुआ, जितना परचेज हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं, ऐसा मैं क्यों करूँ? ऐसा ना करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डाटा को बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को जैसे आप बैकअप लेंगे, बैकअप लेने के बाद उस फाइल को आप अपने सिस्टम में सबसे पहले आप टैली ERP9 है और आपने टैली डाल दिया प्राइम, तो आपको सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप टैली ERP9 को अनइंस्टॉल ना करें, उसे इंस्टॉल ही रहने दें। क्या? उसको इंस्टॉल ही रहने दें, उसकी जगह पे आप टैली प्राइम को इंस्टॉल कर दें। जैसे आप टैली प्राइम को इंस्टॉल करेंगे, आपका जो डाटा होगा वो वहाँ से माइग्रेट होके टैली प्राइम में आ जाएगा और टैली प्राइम में वो आपको माइग्रेशन मांगेगा और आप उसे यस कर देंगे तो आपका जो डाटा होगा वो टैली प्राइम में रिलीज हो जाएगा और आप अपने डाटा का यूज कर सकते। फर्स्ट वर्ड, इन केस आपने टैली ERP मान लेते हैं आपने अनइंस्टॉल कर दिया, अब आपके कंप्यूटर में टैली अनइंस्टॉल है। अब आपने कहा सर मेरे पास तो प्राइम आया था, आप प्राइम दे दो सर, मैंने आपको दिया सॉफ्टवेयर, ठीक है डाल देना है। तो आप किसी भी चीज़ को अनइंस्टॉल करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ से डाटा को पिक करना है। कैसे? माय कंप्यूटर में जाएंगे। किसमें जाएंगे? माय कंप्यूटर में। उसके बाद कहाँ पर जाएंगे? सी ड्राइव में जाएंगे। किसमें? सी ड्राइव। सी ड्राइव को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप जाएंगे टैली में। सी ड्राइव में वहाँ पर टैली लिखा होगा, चाहे वो टैली ERP9 हो या टैली प्राइम हो, कुछ भी हो। आप वहाँ पर जाके आपको क्या करना है, जब आप इस टैली में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा डाटा।
डाटा। और इस डाटा में क्या लिखा होगा, जैसे आप इस डाटा को क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी कंपनियां इस तरीके से लिखी होंगी 1002, 1003, 1004, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आपने कंपनियां बनाई सारी कंपनियों की लिस्ट उसमें दिखाई देगी। अब लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का नंबर क्या है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपकी कंपनी का नंबर क्या है, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप अपनी कंपनी का नंबर कैसे देखोगे और नंबर से आप कंपनी को कैसे देखोगे। अगर आपको कंपनी का नंबर पता ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप अपनी कंपनी को उठा नहीं सकते यहाँ से। तो यहाँ तो बहुत सारी कंपनियां हैं, मान लेते हैं मेरी कंपनी का नंबर है 1003, 1003 को यहाँ से कट कर दो, और अगर कट नहीं करना तो रहने, और इसे सीधे कहाँ लोगे, यहाँ से करिए आपने कॉपी और यहाँ पे कर दिया पेन ड्राइव में। एक पेन ड्राइव लो, क्या लो, पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव लो और पेन ड्राइव में उस फाइल को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद पेन ड्राइव को कहाँ लगाओगे, आगे लगा दो जैक में। आपकी फाइल कहाँ आ गई, इस पेन ड्राइव में। कौन सा नंबर की, 1003, यही थी आपकी कंपनी। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को आपको टैली प्राइम में, अब आपने क्या करा, फिर टैली प्राइम खोला, यानी कि जो आपने डाल रखा है वहाँ पे सी ड्राइव खोलेंगे, ओपन में जाएंगे, टैली में जाएंगे और इस फाइल को वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि 1003 नाम की आपकी जो टैली प्राइम है उसमें कोई फाइल तो नहीं है। अगर कोई ऐसी फाइल हुई और आपने इस फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो आपकी फाइल ओवरराइट हो जाएगी और आप बोलेंगे सर आपने झूठ बोला था उस दिन, ये तो कुछ और आ रहा। आपको उस नंबर को हटा देना है या उस फाइल का नंबर चेंज कर देना है जो 1003 है, तब आप अपनी फाइल को इसमें डाल देंगे। और जैसे आप डाल देंगे, अब आप टैली को खोलेंगे तो आपकी फाइल इजीली इसमें खुल जाएगी। और इसी को बोलते हैं डाटा बैकअप लेना। आप बैकअप दो तरीके से ले सकते हो। दूसरा, अब मान लेते हैं पहला तो प्रोसेस ये था कि डाटा आपका बैक हो गया, लेकिन दूसरा प्रोसेस एक और है। दूसरा प्रोसेस ये है, आप इस फाइल को डेस्कटॉप पे डाल दो। कहाँ डाल दो, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। अब कुछ नहीं करना है, मैंने आपको डाटा बैकअप का प्रोसेस बता रखा है। ऑल्ट एक्चुअली, उसके बाद सिलेक्ट कंपनी, उसके बाद आपको ऑल्ट वाई और यहाँ पे क्लिक ऑन बैकअप। जैसे बैकअप पे क्लिक करेंगे, बैकअप पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा डेस्टिनेशन यानी कि पाथ, है ना। तो डेस्टिनेशन यानी कि पाथ, अब पाथ में वो पूछेगा आपकी फाइल कहाँ पर है, सी ड्राइव में है, डेस्कटॉप में है, कहीं और है, या जहाँ भी आपकी फाइल मान लेते हैं डेस्कटॉप पे है, तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर दें और डेस्कटॉप पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी फाइल का नंबर आ जाएगा वहाँ पे 1003। 1003 पे जैसे क्लिक करेंगे वो डाटा बैकअप हो जाएगा और बैकअप होते ही आपका टैली में वो डाटा आ जाएगा और अब आपका डाटा खुल जाएगा। तो मैंने बैकअप के दो प्रोसेस बताए हैं, तो आई होप समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से आप डाटा को बैकअप लेते हैं टैली में, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस। ठीक है जी। अगला आता है मल्टीग्रेड। तो मल्टीग्रेड क्या होता है, अब आता है, एक तो होता है सिंगल क्रिएशन, एक होता है मल्टीग्रेड। देखो भाई, मल्टीग्रेड में आपके मल्टीग्रेड्स में आपके एक तो मल्टीग्रेड कर सकते हो लेजर्स को और एक कर सकते हो आप स्टॉक। मैंने आपको पढ़ाया सिंगल लेजर, मल्टी लेजर, सिंगल स्टॉक, मल्टी स्टॉक। मेनली क्या होता है, सिंगल लेजर तो मैंने आपको पढ़ाया है और मल्टी
लेजर भी पढ़ाया है, सिंगल स्टॉक भी पढ़ाया है और मल्टी स्टॉक भी पढ़ाया है। अब आप बोलेंगे सर आप तो हमें घुमा रहे हो, आपने सिंगल लेजर क्यों पढ़ाया, फिर मल्टी लेजर पहले ही पढ़ा देते। मैं आपको बताता हूँ, सिंगल लेजर्स का यूज तब किया जाता है जब आप फर्स्ट टाइम किसी कंपनी को क्रिएट कर रहे होते हो। सिंगल स्टॉक्स का यूज तब किया जाता है जब आप एक फ्रेश स्टॉक बना रहे हो, समझ गए। मल्टी स्टॉक का यूज तब किया जाता है जब आप मल्टी स्टॉक्स आपके पहले से स्टॉक अवेलेबल हो। आप मल्टी स्टॉक और सिंगल स्टॉक तो बनाते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप बना क्यों रहे हो, है किसी को पता? आपको ये पता होना चाहिए कि सर आप हमने बता तो रहे हो लेकिन बताओ हम ये क्यों करें, अरे क्यों, कब और कैसे, ये पता होना चाहिए, तभी तो आपको नॉलेज होगी। अगर नॉलेज ही नहीं है तो कर रहे कोर्स कंप्लीट कर रहे, सर बहुत सारा कोर्स है, मैंने बोला बहुत सारा है भाई, कंप्लीट नहीं होने का। कार्तिक अभी नहीं होता कंप्लीट, तुम तो फंसे 9 महीने तक। अब भाई तुम 9 महीने तक तो फंसे, लेकिन उस फंसने के पीछे का रीजन भी तो पूछ लो। सर जी हम तो फंस रखे हैं लेकिन एक एक चीज़ तो बता दो, डीप नॉलेज तो दो, ताकि हम कहीं इंटरव्यू फेस करें तो हमारा इंटरव्यू इजीली क्लियर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। हम कर तो रहे हैं लेकिन हम क्यों कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हम एंट्रीज कर रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये क्यों और किस लिए ये पता होना चाहिए। तो जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए थ्योरी क्लास चलाई जाती है। लेजर का यूज भी तभी किया जाता है भाई, और स्टॉक का यूज भी तभी किया जाता है जब आप एक फ्रेश स्टॉक्स बना रहे हो या एक फ्रेश कंपनी बना रहे हो, तब सिंगल लेजर, सिंगल स्टॉक्स। जब आप लेजर बना चुके हो और आपको और स्टॉक अनेबल करना है, तब मल्टी लेजर एंड मल्टी स्टॉक का यूज किया जाता है। आपने बात लिख लो, ये बहुत काम है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कोई भी पूछ लेगा भाई क्यों करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका मल्टी ग्रेड। मल्टी लेजर का यूज तब किया जाता है जब आपके लेजर से पहले से बने हुए हैं। मान लेते हैं मैंने एक्सपेंसेस के लेजर बना रखे हैं, अब मेरे पिछले वाले लेजर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो चल रहा है। आपका मल्टी में आता क्या है, ओपनिंग बैलेंस आता है ना, लिखा हुआ क्वांटिटी, रेट, ओपनिंग बैलेंस, यही तो आता है भाई। आपको कुछ क्वांटिटी में चेंज करना हो या आपका ओपनिंग बैलेंस पिछला कुछ चल रहा हो तो वो आपका इसमें आप मल्टी स्टॉक्स में क्रिएट कर सकते हो या लेजर में क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब आप कोई इनवॉइस बनाते हो यानी कि कोई बिल बनाते हो, तो बिल बनाते समय हम क्या करते हैं, उस ओपनिंग बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस उस स्टॉक के साथ इंक्लूड हो जाता है जो आप फ्रेश इनवॉइस किसी पार्टी को देने के लिए बना रहे हो, और जहां पर कि हम इनका यूज करते हैं। तो मेनली मैंने आपको बताया था कि कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में मल्टी लेजर मल्टी स्टॉक्स का यूज किया जाता है। इसीलिए क्या है, क्योंकि आप एक अकाउंटेंट हो, आपको तो अभी अभी हायर किया है, कंपनी तो 4 साल से चल रही है, तो आपसे लेजर क्यों बनवाएंगे भाई, और वो स्टॉक्स क्यों बनवाएंगे, स्टॉक्स तो पहले से अवेलेबल है, लेजर भी पहले से अवेलेबल है। मेरी कंपनी तो पहले से चल रही है, मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि श्वेता नई कंपनी बना लो। समझ में आ रहा है, आपको तो उसी कंपनी में काम करना है जो पहले से चल रही है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं मुझे कोई न्यू आइटम अनेबल करना है तो हम सिंगल का यूज कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करें, मल्टी का यूज करें ना। हमारा ओपनिंग बैलेंस पिछला ये चल रहा है, अभी प्रेजेंटली हम इतना इस रेट से दे रहे हैं, मल्टी का यूज करो, आगे भेज दो इनवॉइस को, आराम से बिल कटिए, ठीक है जी। तो वहां पर हम मल्टी का यूज करते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट, मेरा टॉपिक था मल्टी ऑनर पासवर्ड। ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम अगर है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो अभी पूछ सकते हो, जिसे पूछना है, कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ ले। पूछना है किसी को, पूछना तो नहीं, बिपिन पूछना पूछ लो सर। जो मल्टी स्टॉक है, हाँ जी, अगर हमने स्प्लिट डाटा किया, हाँ, मल्टी ओनर पासवर्ड वर्क फॉर अदर एम्प्लॉय। देखो
मल्टी ओनर पासवर्ड का यूज किया जाता है जैसे हम ऑल्ट के करते हैं ना, तो अल्टर कंपनी करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी को हमें यस करना होता है। तो देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं एक डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपका हेड बैठा हुआ है, और ये एक अकाउंट डिपार्टमेंट आपने देखा होगा काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें कि इधर भी और इधर भी एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, ठीक है। और इनके ऊपर एक हेड बैठा हुआ, मान लेते हैं ये हेड है, और ये डिपार्टमेंट को देख रहा है, इधर भी और इधर दोनों तरफ देख रहा है। तो जो बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, मैं छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनमें क्या होता है कि काम जो है वो डिवाइड किए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, इधर वाले को ये दे दिया, इसको ये दे दिया, इसको ये दे दिया और इसको ये दे दिया, यानी अलग अलग को अलग अलग तरीके से काम दे दिए गए, यानी इनकी डिवाइड कर दिए गए। इधर बोला हाँ भाई तू सेल परचेज देखेगा, ये क्या देखेगा, सेल एंड परचेज देखेगा। इसे बोला यार इसे तो टीडीएस ही देखना है, इसे बोला भाई इसे तो इनकम टैक्स ही देखना है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। इसको बोलते हैं भाई तुम्हें तो बैंक का काम देखना है, बैंक रिकंसिलिएशन देखना है। हर एक को हमने अलग अलग काम बांट दिए है। मल्टी यूजर पासवर्ड, ये आपका हेड है, जो हेड है इसके पास इसके यूजर का भी पासवर्ड होगा, इसके भी 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 होगा, यानी कि सबका पासवर्ड है। ये जब सुबह सुबह को अपने केबिन में जाएगा तो ये केबिन में जाने के बाद सबसे पहले अपना सिस्टम खोलेगा, और सिस्टम खोलते ही ये क्या करेगा, यहाँ से पासवर्ड को रिलीज कर देगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा इसका काम ना देख सके, इधर वाला इसका ना देख सके, इधर वाला इसका ना देख सके। क्यों ना देख सके भाई? अगर वो उसके फाइल को खोलेगा तो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, अपने काम पे फोकस ही नहीं करेगा। इसीलिए जो बड़ी कंपनियां होती है वहां पर जो है वो काम डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे किसी को टीडीएस का दे दिया, किसी को इनकम टैक्स, किसी को सेल टैक्स, किसी को फलाना दिखाना, ये ऐसे काम बांट दिए जाते हैं। उनके ऊपर एक हेड होता है जो कि आप लोगों को ऑपरेट करता है, कहीं आप गलती तो नहीं करते, तो आप उससे पूछ सकते हो सर ऐसे से हो गया, आप बताइए, तो आपको सोल्यूशन बताएगा कि हाँ आप ऐसा करिए, ठीक है। तो यहाँ पर काम जो है वो अलग अलग बांट दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मान लेते हैं कि अगर मालिक आ रहा है और मालिक देख रहा है तो उसके लिए भी एक सिस्टम हमने आगे लगा दिया। ये मालिक भी ये हेड अकाउंटेंट की परमिशन के बिना इस सिस्टम को नहीं खोल सकता। ये तभी खोलेगा जब ये इसे पासवर्ड एक्सेस करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मालिक ने इसमें कुछ कर दिया, घोटाला, पकड़ लिया इसको, हाँ भाई तुमने तो बड़ा नुकसान कर दिया, तो इसीलिए इसे भी सिक्योरिटी दे रखी। इसीलिए हमें मल्टी पासवर्ड देने पड़ते हैं, पासवर्ड एक्सेस करने पड़ते हैं, ताकि हम जो हमारा जो डाटा होता है वो सिक्योर रहे और कोई किसी के काम को देख ना सके, ठीक। तो जो आपने देखा होगा मैंने आपको मल्टी पासवर्ड का यूज बताया और किस तरीके से एक्सेस करना है डाटा को, कैसे पासवर्ड देना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। इसके अलावा हम जब मल्टी पासवर्ड का यूज़ करते हैं तो मल्टी पासवर्ड का यूज़ ज़्यादातर आपको ऐसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनमें काम बटे हुए होते हैं तो वो करती हैं। जैसे छोटी कंपनी है, एक छोटी फर्म है, वहाँ पे एक दो अकाउंटेंट हैं, तो वहाँ पर ऐसा काम है। वहाँ पर आपको सभी कुछ करना पड़ेगा, आपको सारे टीडीएस भी करना पड़ेगा, तो आपको सर्विस टैक्स भी देखना पड़ेगा, आपको सेल टैक्स भी देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको माल भी रिलीज करना है, आपको डिस्पैचिंग भी करनी है, सब कुछ करना होता है। लेकिन ऐसा जो है छोटी कंपनियों में, तो इसीलिए हम बोलते हैं भाई पहले छोटी कंपनियों में जाओ, ताकि वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप बड़ी कंपनी में अप्लाई करें और एक अच्छी सैलरी पे, मतलब वैसे है नहीं। तो मैंने आज आपको सिर्फ बताया कि मल्टी क्रिएट और मल्टी ओनर पासवर्ड का यूज़ कहाँ किया जाता है,
ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। एक मिनट